उसको आप डिस्कस भी करेंगे ना, मतलब डाउट्स या वगैरह? हाँ, उसमें डाउट्स, उसमें वैसे सारे प्रीवियस उसके जो रहेंगे वही सारे पॉइंट्स रहेंगे, तो जो भी डाउट्स रहे आप लोग भेज सकते हो, वो हम डिस्कस कर लेंगे संडे को। ओके सर। ठीक है, तो संडे को एक हम सेशन रख देंगे जिसमें हम प्रैक्टिस सीट का जो भी डाउट्स है वो डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो कंप्लीट करते हैं फिर हम। ओके, सो प्रीवियसली हमने कहाँ तक किया हुआ था एक बार देखें। सारे स्पेशल पॉइंट्स हो चुके थे, डीसी और ये सारे ट्रांसफार्मर और मोटर्स हो गए थे। सॉरी, ट्रांसफार्मर नहीं, मोटर्स। या सर वो स्पेशल पॉइंट्स में आपने कॉस थीटा वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, वो फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ओके, कॉस थीटा वाला। बस। ओके, हाँ सर, हाँ, व्हेन ये वी वाला फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ वाला। ठीक है, ये वाला ना, हाँ फोर्थ हाँ। नंबर। हाँ, तो पॉइंट ये होता है कि सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि अलोंग द कंडक्टर अगर हम मूव कराएंगे देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये आपको लर्न है, समझ आया है, हाँ ये सर। याद रहेगा। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और मैं कंडक्टर मूव करा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ईएमएफ आएगा क्या कुछ भी? नहीं। नहीं क्यों? आएगा। V इज पैरेलल टू B, पैरेलल नहीं होना चाहिए एट एनी अदर एंगल। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में वी बी साइन थीटा आता है ना वहां पर, वी बी एल साइन थीटा। ठीक है, आई बी एल साइन थीटा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें, पहला पॉइंट। दूसरा कि ये जो वेलोसिटी है, इवन अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेट्स से इनटू द प्लेन है, तो ये वेलोसिटी अलोंग द कंडक्टर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा। तो सिचुएशन क्या है, देखिए, सिचुएशन ये होती है, यहाँ पर जो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। वो कॉन्सेप्ट देखें क्या है, वो कॉन्सेप्ट सिंपल इस पॉइंट के लिए है। सपोज कोई फोर्स है हमारे पास, लेट्स से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आपको दिख रहा है कि ये फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है ना, लेट्स से स्पीड बोलते हैं 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो क्या अगर मैं बोलूँ 1 सेकंड में ये हॉरिजॉन्टल में 20 मीटर ट्रेवल करेगा क्या? नहीं। ये किस लाइन में ट्रेवल करेगा? इस लाइन में 20 मीटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं थोड़ी देर बाद इसके कोऑर्डिनेट चेक करूंगा तो मुझे कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे, जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं हमें, वो कुछ ऐसे मिलेंगे। ये बनेगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये बनेगा वाई कोऑर्डिनेट। और आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, मैंने फोर्स वाले चैप्टर में प्रीवियस ईयर आपको समझाया था। हाँ सर, जो एंगल दिया होता है उसकी तरफ cos थीटा। तरफ cos थीटा आता है, तो अगर ये थीटा दिया है तो मतलब x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू कॉस थीटा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू साइन थीटा। तो इससे हमें क्लियर ये होता है कि अगर ये v किसी एंगल पे है तो हम उसके जगह पे v को हटा के उसके दो सब्स्टिट्यूट लगा सकते हैं, दोज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। समझ आया? सर, तो जिस जिस एक्सिस से थीटा गिवन होता है कॉस हमेशा उसमें आता है। हाँ, सर ये ई का डेरिवेशन लेंस लॉ से ही है ना? लेंस लॉ नहीं, फेराडे लॉ से। फैराडे हाँ, लेंस फैराडे लॉ। में बस डायरेक्शन। हाँ, हाँ, डायरेक्शन। ठीक है, हाँ सर, समझा। तो अगर मैं थीटा हॉरिजॉन्टल से दे देता तो हॉरिजॉन्टल वाला कॉस आता, तो यहाँ पे कौन सा वाला जीरो होता, साइन वाला जीरो होता, और यहाँ पे फॉर्मूले में कॉस आ जाता। क्लियर है? सर फैराडे ने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में कमेंट किया था ना? हाँ, बाद में उसने डायरेक्शंस बताई, एक गैल्वेनोमीटर को चेक करके करंट देखा कि एक बार प्लस आ रहा था एक बार माइनस, तो उसने डायरेक्शंस का बताया, बट डिटेल डायरेक्शन का जो डिस्कशन है वो लेंज लॉ ने प्रूव किया। ठीक है, मतलब फैराडे ने ऑब्जर्व कर लिया था ऐसा नहीं है, बट बाद में लेंज ने फाइनली प्रूव किया था, तो इसलिए पूरा कंट्रीब्यूशन डायरेक्शन को लेके लेंज को दिया गया है। चलिए, तो यहाँ तक हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ था। आज हम थोड़ा सा कर लेते हैं चीज़ें। आज हमें पढ़ना था सेल्फ इंडक्टेंस, याद आ रहा है? हाँ, सेल्फ और म्यूचुअल आपने बताया हाँ, था लास्ट। सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन बताओ क्या होता है, कोई जल्दी से मुझे ब्रीफ करो, फैराडे ने क्या बताया, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सर मैं एनीवन? सिंपल या टर्म्स में बताऊँ?
या Sir, change in magnetic field around a conductor induces a current inside it. बहुत सिंपल बोल दिया. यूज वन मोर प्रेसियस वर्ड. फ्लक्स. या फर्स्ट से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कॉज अ चेंज इन फ्लक्स due to which an EMF is induced, and if आगे further add, and if the circuit is closed, जनरेट्स करंट. yeah, and if the circuit is closed, it will generate a current. पक्का समझ आया सबको? हाँ चले तो अब देख लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, समझेंगे. सोचो ये मैंने एक सोलोनाइट टाइप की कॉइल ले ली है जिसका मैंने 2D फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है. ये समझ आ रहा है? सेम फिगर है, ठीक है. ये कॉइल है. अभी देखो सिचुएशन ये है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है. हाँ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी. अब समझिएगा आप लोग सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, समझिएगा. इफ करंट चेंजेस, सो इफ करंट चेंजेस मतलब लेट्स से किसी सर्किट में करंट जो जा रही थी वो चेंज होने लग गई, मतलब आई चेंज हो रही है. तो बताओ आई की वजह से क्या चेंज हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड जो है वो क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी. क्लियर? सर इनसाइड मतलब इनसाइड द कंडक्टर ना ये बोलो. इनसाइड द ऑब्जेक्ट, जो भी कॉइल है कुछ भी है. समझ आया? तो ये इसकी सेल्फ वाली है ना, सेल्फ की मैग्नेटिक फील्ड है ना ये. तो इसकी जो उसकी करंट की वजह से वो सेल्फ की मैग्नेटिक फील्ड है. डन. तो अब अगर बी चेंज हो गया तो इसका मतलब उसका फ्लक्स भी तो चेंज हो गया ना. क्लियर? कौन सा फ्लक्स है ये? सेल्फ वाला फ्लक्स है. आया समझ में? हाँ सर. मतलब flux inside the solenoid, sir. या एग्जैक्टली, फ्लक्स इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द कॉइल. बाहर वाला नहीं, हम इनसाइड द कॉइल का डिस्कशन पहले करेंगे कि वो भी चेंज हो गया ड्यू टू सेल्फ. बी सेल्फ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स था वो चेंज हो गया. और अगर आपको फ्लक्स चेंज हो गया तो क्या इंड्यूस हो जाएगा? EMF. इंड्यूस्ड. पक्का समझ आया? अब ये तो ईएमएफ उसका सेल्फ का है ना, हाँ और लेंज ने बताया कि ये क्या करेगा? अपोज करता है. क्लियर? तो इसके वजह से जो करंट इंड्यूस होगी या जो भी ये प्रोसेस हुई है ये अपोज करता है, इसलिए इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं. क्या? बैक ईएमएफ. तो देखो यही तो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है. क्या कि अभी तक हमने सर्किट में क्या पढ़ा था कि ये वायर है, इसकी करंट चेंज हो रही थी, तो लेट्स से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी, और अगर आपने करंट को चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मतलब ये लूप में से जाने वाला फ्लक्स चेंज. बट सोचो अगर इसकी कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, दिखा ये खुद की इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने इसकी करंट अगर चेंज कर दी तो फिर क्या होगी? बी भी चेंज हो जाएगा. और अगर बी भी चेंज हो गया मतलब फ्लक्स चेंज, मतलब ईएमएफ इंड्यूस, और जो कि अपोज करेगा. तो समझ आया सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? हाँ Sir, EMF कहाँ पर इंड्यूस होगा मतलब? ईएमएफ मतलब विद इन दैट ऑब्जेक्ट. सपोज इसको मैंने इतनी करंट दी है, इसको मैंने इतनी करंट दी है 20 एम्पियर की, और ये चेंज होने लग गई लेट्स से 1 एम्पियर पर सेकेंड. तो लेट्स से कुछ 0.5 एम्पियर की करंट अपोजिट में आने लग जाएगी, लॉस होने लग जाएगा उसको. समझ आया बैक ईएमएफ का पर्पस? यानी उल्टी करंट आने लगी. हाँ उल्टी करंट आएगी ना, अपोज करना है करंट को. अभी तक क्या था कि दूसरे में इंड्यूस हो रही थी तो फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अगले वाले में तो जीरो थी करंट, तो कुछ भी इंड्यूस हो जाए हमारे तो काम की ही थी. भाई रिलेट कर पा रहे हो? सर सिनेरियो नहीं समझ में आया. मतलब आपने एक सोलेनॉइड लिया, आपने उसमें से करंट चेंज किया, करंट जा रही थी, मैंने करंट चेंज कर दी. करंट चेंज होगी तो उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी ना. हाँ और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज मतलब ईएमएफ आना चाहिए ना वहां पर, तो उसमें हाँ. सेल्फ में भी ईएमएफ आ जाएगा. बट लकली ड्यू टू लेंज लॉ हम जानते हैं कि वो ईएमएफ अपोज करने वाला है. इससे पहले का केस क्या था कि लेट्स से ये वायर है और ये लूप है. अभी इस लूप में करंट है क्या? नहीं.
बट वायर की करंट हमने लाई तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बदल गई, करंट यहाँ पर आ गई, तो ये करंट हमारे लिए बेनिफिशियल थी। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल जीरो से हमारे पास एक नई करंट आ गई। बट अगर यही चीज मैं सोलेनॉइड के अंदर देखूंगा तो ये करंट जो उसके पास आई है, एक अपोजिट, वो तो हमारी करंट को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ना। ओके ओके, हाँ बगल वाले के पास थोड़े ना ये करंट आई है, ये तो उसी में इंड्यूस होने लग जाएगी। इसी को हाँ हम बोल रहे हैं कि देयर आर प्रॉज एंड देयर आर कॉन्स भी। क्लियर है ना? तो एक अच्छी बात है कि जब हम अदर ऑब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं तो ये ईएमएफ काम में आ जाता है, लेकिन जब उसी ऑब्जेक्ट में देखते हैं तो वो ईएमएफ क्या करने लगता है? अपोज करने लगता है, बैक ईएमएफ। समझ आया? हाँ सर। तो इसको मैं वर्ड्स में लिखूं क्या, या आप लोग समझ गए सिचुएशन? लिखिए वर्ड्स में। ओके, वर्ड्स में भी लिख लेते हैं। ओके, सर इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि एसी करंट इसलिए लॉस होता है? हाँ। नहीं मतलब लॉस के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लॉस का रीजन एक नहीं है, बहुत सारे लॉसेस हैं। हाँ, ये एक लॉस है ऑफ कोर्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे, ट्रांसफार्मर देखेंगे तो ये चीज समझेंगे। लॉसेस बहुत सारे हैं, ये इट कैन बी वन ऑफ दोज। हाँ। हेलो सर, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं बोल रहा यार, मैं लिखते समय ऑफ कर लेता हूँ। ओ, ठीक है ठीक है। ठीक है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज, प्रोसेस क्या है? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सर या ये स्टेटमेंट मतलब थोड़ा फैराडे लॉ के अपोजिट स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं ना? नहीं, फैराडे लॉ का ही स्टेटमेंट है, अपोजिट नहीं है। मतलब फैराडे उधर फ्लक्स चेंज होने से करंट चेंज हो रहा था, इधर करंट चेंज होने से करंट चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फिर करंट चेंज हो रही है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, वहां पे फ्लक्स चेंज करने के मेथड अलग थे। वहां पे फ्लक्स चेंज का मेथड क्या था? मैग्नेट को मूव करा रहे थे। यहाँ पर भी करंट इंड्यूस हो रही है, बैक ईएमएफ के बाद करंट ही इंड्यूस होगी ना। फैराडे लॉ ही है, सिर्फ फैराडे ने दो अलग ऑब्जेक्ट में डिस्कस किया था, ये विद इन दैट ऑब्जेक्ट डिस्कस किया जा रहा है। ओके, हाँ सर। पक्का ना, सबको समझा? ये विद इन दैट ऑब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो और वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में डिस्कस किया था। चलिए थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं। मैथमेटिकल एस्पेक्ट क्या है? हमें पता है दैट उसका जो सेल्फ का होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो किस पे डिपेंड करेगा? कितना चेंज होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करंट करेगा करंट पे। उसकी खुद की करंट कितनी थी?
अच्छा, उसका फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? फ्लक्स का फॉर्मूला याद है किसी को? ILB। ILB मतलब उसके सेल्फ के मैग्नेटिक फील्ड पे डिस्कस डिपेंड करेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि इसका फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे डिपेंड करेगा। कितना फ्लक्स चेंज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या चीज़ आने वाला है? कांस्टेंट आने वाला है। दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड एज एल। मैंने इसे ब्रैकेट में रखा है जिससे आपको बहुत ही क्लियर समझ में आए कि ये एल हमारा क्या है। ये एल बताएगा कि किस टाइप की कॉइल में कितना ज़्यादा इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा एल। सो यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से, वेयर एल इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। समझ आया? हाँ सर। ओके। और इसका यूनिट बेटा याद रखना है। सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में जो साइंटिस्ट थे वो थे हेनरी। तो इसका यूनिट हमारा बन जाएगा हेनरी। कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं इस हेनरी को, याद रहेगा? तो हाँ हेनरी को हम ये भी लिख सकते हैं, 1 हेनरी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। 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 सो 1 वेबर पर एम्पियर भी हम बोल सकते हैं 1 हेनरी का मतलब। डन? हाँ यहाँ सर। तक समझ? सर हाँ फ्लक्स का सिर्फ एक ही बेसिक फॉर्मूला है ना, VA बस, sin हाँ थीटा। वही। ठीक है। अच्छा, अभी एल डिपेंड किस पे करता है देख लें, तो मैं बता देता हूँ एल डिपेंड किस पे करता है। सो एल डिपेंड्स वो कॉइल पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप की कॉइल है और किस टाइप का अंदर मटेरियल फिल है। सो फर्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फाई और आई। फाई और आई देखो फॉर्मूले में दिख रहा है ना, फाई और आई, बट वो दोनों सेल्फ एडजस्टेबल है। मतलब आपने आई को 20 किया तो बी भी बढ़ गया और फाई भी क्या हो जाएगा? 20 बढ़ जाएगा। समझ आया? एल पे कोई इम्पैक्ट आएगा क्या? नहीं। एल फाई और आई पे नहीं डिपेंड करता, ये तो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एल तो कॉइल की प्रॉपर्टी है, कैसा कॉइल होगा उस पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एल जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकली वो कॉइल कैसा है और उसके अंदर मीडियम कैसा है। ज्योमेट्री मतलब लेंथ एंड एरिया। ज्योमेट्री मतलब लेंथ एंड एरिया एंड मीडियम इनसाइड। मतलब अंदर आयरन तो नहीं रख दिया है, अगर आयरन रख देंगे तो मैग्नेटिक नेचर बढ़ जाएगा ना उसके अंदर का। आप समझ रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी तो फिर एल भी बढ़ जाएगा ना। तो अंदर एयर है क्या है उस मटेरियल पे डिपेंड करता है और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, इसलिए एल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना, एल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना? नहीं, इक्वल टू 0 मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना कॉइल। हाँ मैथमेटिकल टर्म नहीं है तो फिजिकल हाँ। टर्म। लेंथ 0 करोगे तब जाके 0 होगा, तो लेंथ 0 मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती कॉइल। हाँ। तो एक चीज और कई बार टर्म यूज भी कर देते हैं, इंडक्टर कॉइल ऐसे यूज कर देते हैं, इंडक्टर कॉइल। तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली बना देता हूँ। इंडक्टर कॉइल का मतलब क्या होता है? इंडक्टर कॉइल, तो इंडक्टर कॉइल क्या होता है? वही सोलेनॉइड टाइप ही होता है हमारा। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका सेल्फ इंडक्टेंस का जो आपको पता है वो एल से लिखते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। और आपको पता है ये कहाँ देखने को मिलता है? किसी ने मुझसे पूछा था शायद या नहीं, आपको ये पता है जो हम ये हैंडल करते हैं किस पे? फैन। फैन आपने देखा होगा कि फैन में एक नॉब होता है ना फैन के स्विच के पास जिससे स्पीड एडजस्ट करते हैं। हाँ तो आपने देखा होगा कि कुछ पुराने घरों में एक बड़ा सा बॉक्स लगा रहता है ऐसा कॉर्नर में मीटर में, देखा है किसी ने? उसमें नॉब होता है एक।
दो टाइप के होते हैं, एक घर पे ये छोटे से बोर्ड में स्विचेस के बगल में होता है, और एक बड़े से स्विच के पास में होता है, एक बॉक्स के पास में। किसी ने देखा है क्या ये बॉक्स वाला? हाँ सर। ठीक सर है। हाँ, हाँ रेगुलेटर। हाँ, रेगुलेटर, एग्जैक्टली वो बॉक्स वाला रेगुलेटर है। तो बॉक्स वाला रेगुलेटर की बात करें अगर हम, तो बॉक्स वाला जो रेगुलेटर होता है वो क्या यूज करता है? इंडक्टर यूज करता है। जैसे ही घर पे करंट जीरो थी, आपने स्विच ऑन किया, तो करंट क्या होती है? बढ़ जाती है ना तुरंत, मतलब करंट चेंज होती है। तो इसलिए वहां पर तुरंत एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए कि जब आप चेंज करते हो करंट, तो मोटर में जर्क नहीं आ जाए। समझ रहे हो ना? क्योंकि आपने तुरंत चेंज किया, और अगर उसने तुरंत उतनी ही करंट पास कर दी तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना आपको। तो देखिए क्या होता है एग्जैक्टली, थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा। सपोज करंट थी 50, आपको फैन स्लो करना है, आपको कहाँ लेके आना है? करंट 30। तो अगर आपने 50 से 30 कर दिया, तो फैन की मोटर सीधा 50 से 30 जर्क आ जाएगा ना बहुत सारा। हाँ तो जैसे ही आप 50 से 30 करने का ट्राई करते हो, तो वहां पे तुरंत क्या आ जाती है? बैक करंट, और वो तुरंत तेजी से इसका अपोज करती है। मतलब वो हाँ ट्राई करती है कि स्पीड कम ना हो। हाँ, स्पीड कम ना हो। तो एक है पर्सन, वो स्पीड स्पीड तक अभी बात ही नहीं पहुंची है। एक पर्सन है, उसने करंट चेंज करा दी 20, और एक बैक करंट आ गई कि नहीं, हम जो है 15 बैक करेंगे, तुम 5 का ही चेंज लाओ। तो इस फैन को तो सिर्फ 5 का चेंज फील हुआ ना। फिर जब ये 15 तक पहुंच गया, तो अब चेंज और कम हो गया ना। तो बैक करंट भी क्या होगी? वो तो चेंज पे डिपेंड करती है, तो वो भी और स्लो होती जाएगी। तो बैक करंट भी स्लो होती जाएगी, और धीरे धीरे ये अपने पोटेंशियल पर पहुंचता जाएगा। तो बेसिकली रेगुलेट धीरे से करता है वो, फैन की मोटर को ऐसे टेंशन नहीं देता कुछ। तो सर इसमें मैंने एक आइडिया बता दिया कि इंडक्टर कॉइल कहाँ पर यूज होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का पॉजिटिव फॉर्मेट में कहाँ यूज हो सकता है, बताइए। सर वो जो बैक करंट आती है वो फैन से आती है ना, मतलब फैन से नहीं, नहीं फैन तक बात ही नहीं पहुंचती ना। वो वो रेगुलेटर। रेगुलेटर में ही यहाँ पे नॉब रहता है, जैसे आपने नॉब से करंट चेंज की, यहाँ पे कॉइल लगी होती है। हाँ हाँ, समझा समझा। आप लोगों ने ये देखा है कि नहीं? ओके, एक सेकंड सर रुके, मैंने तो नहीं देखा। एक सेकंड रुके। ओके, आप देख पा रहे हो स्क्रीन क्रोम का? हाँ सर। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा होता है रेगुलेटर। आपने स्विच बोर्ड में अगर देखा हो ऐसा, ये सेटअप जो यहाँ पर है, ये लेफ्ट साइड पे, हाँ ठीक है। हाँ तो आप ये स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पर, ये वाला जो है, तो ये अपना नॉब हो गया एडजस्टर, और यहाँ पे वो कॉइल लगी होती है, ये वेंटिलेटर के लिए रहता है, क्योंकि वो कॉइल हीट हो जाती है। दिख रहा है ये? हाँ सर। हाँ इसके सर। ओपन सर्किट ऐसे सेटअप जो मीटर होते हैं, स्विचेस, वहां पे ये लगा रहता था। ओके। हाँ हाँ सर। सर। ओके, ठीक है। सो ये रेगुलेटर इंडक्टर कॉइल होता है। इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं? सिंपल, वही रेजिस्टर वाला कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अगर ऐसे लगे हुए हैं तो, ऐड। ये अगर सर L1 यानी है, ऐसे ही बहुत सारे लगे हुए होते हैं। हाँ ऐसे बहुत सारे रहते हैं। सो L इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? L1 प्लस L2। ठीक है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ अभी, मतलब पता है कि ठीक है, कॉम्बिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल डिफरेंट होगा, तो आपको बस आइडेंटिफाई करना होगा कि किस टाइप का है। 1/L इक्विवेलेंट विल बी 1/L1 प्लस 1/L2। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं नहीं सर। ओके, तो जैसा हमें वो रेजिस्टर का रखना है, वैसे ही हम इनको भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, अभी तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस की बात की, हमने वैल्यू कैलकुलेट की क्या अभी? नहीं। तो अभी हम नहीं। वैल्यू लिख लेते हैं यार, बैक ईएमएफ और सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसी को हम क्या नेम देते हैं? बैक ईएमएफ। ठीक है, चले। तो बताओ यार ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, कैसे निकालते थे ईएमएफ? is equal to माइनस d5/dt। डी डी फाइव बाई फाइव डी बाई टी। d वेरी phi गुड, डी फाइव बाई डी टी। अभी बताओ डी फाइव का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? ILB आई एल। आई एल, सिर्फ एल आई। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा। एल चेंज होने वाला है क्या? नहीं। एल तो अपना बाहर ही रहेगा, कौन चेंज होगा? करंट। आई। आर कहाँ आ गया? आई, डी आई बाय डी टी। डन। तो ये हमारा बन गया ईएमएफ का फार्मूला। मैंने बताया नेगेटिव सिर्फ बता रहा है कि अपोज। आपको चाहिए तो हम आराम से मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, दैट इट कैन बी रिटन एज एल इंटू डी आई बाई डी टी। अच्छा, डी आई बाई डी टी पता है कब यूज करेंगे? जब फंक्शन दिया होगा। अगर फंक्शन नहीं दिए तो हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? एल इंटू delta I by आई, या वेरी गुड, डेल्टा आई बाई टी लिख सकते हैं। सो वी कैन जस्ट राइट इट डेल्टा आई बाई टी। मीन्स क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा कि एल इंटू I final आई फाइनल minus माइनस I आई I इनिशियल बाय initial टाइम। by time। पक्का? सर या सर फाई इज इक्वल टू एल आई का एग्जैक्टली डेरिवेशन। क्या? सॉरी, ओके। फाई इज इक्वल टू एल आई। हाँ, देखें। सो फाई इज इक्वल टू एल आई पे फिर चलते हैं वापस। थोड़ा सा पहले इसे हम मार्क कर लेते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि ये बताता है कि कितना ईएमएफ ट्रांसफर होने वाला है। हाँ, देखें, फाई इज इक्वल टू एल आई। देखें, मैंने बताया कि अगर आपने करंट चेंज की तो बी बदल जाएगा, बी बदल जाएगा तो फ्लक्स बदल जाएगा, हाँ सर। और फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ होता है डी फाइव बाई डी टी। हमें ईएमएफ मिल जाएगा। प्रोसेस क्या है कि जो करंट है उसी पे तो बी डिपेंड करता है ना। बी का फॉर्मूला सोलेनोइड के लिए म्यू नॉट एन आई, याद आ रहा है? हाँ तो भाई जितनी करंट उतना ये आएगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला याद आ रहा होगा, फ्लक्स होता है बी इंटू ए, तो फ्लक्स डिपेंड कर रहा था बी पे। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब क्या डिपेंड कर रहा होगा? फ्लक्स करंट पे डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि बी डिपेंड कर रहा है करंट पे। अब ये इतना सारा ये जो मल्टीप्लाई में बचेगा ना, ये हमारा क्या बन जाएगा? एल। ओके हाँ चाहिए तो मैं निकाल देता हूँ, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं एल का एक फार्मूला निकाल देता हूँ, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा। समझ आया? नहीं आप सर। चाहिए तो सोलेनाइड का एल का निकाल सकते हैं फार्मूला, बहुत ही सिंपल है, तुरंत कर लेंगे तो। बट लेट्स से उसको भी छोड़ते हैं, ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ईएमएफ का काम है। हमने ईएमएफ निकाल दिया। समझ में आ रही ईएमएफ का फार्मूला? हाँ सर। हाँ, ये फॉर्मूला पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वैलिड है ना? एल पे डिपेंड करेगा ना, किस मटेरियल का एल निकाल रहे हो, सबके लिए वैलिड है। उस मटेरियल का एल बदल जाएगा तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन में देगा कि उस मटेरियल का एल कितना है, मतलब उस कॉइल का एल कितना है। ठीक है, मतलब सर अगर डिफरेंट सब्सटेंस मतलब डिफरेंट मेटल्स हो और अगर एल कांस्टेंट हो तो फिर ईएमएफ की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। हाँ, अगर आपने सोचा कि ये छोटा सा एक है इंडक्टर, बट ये आयरन का, अंदर इसके आयरन है, ठीक है, तो मतलब ये हैवी फील देगा। और लेट से एक बड़ा इंडक्टर है आपके पास, तो ऐसा हो सकता है कि आपने अंदर इसके मटेरियल बढ़ा दिया है, मैग्नेटिक मटेरियल, तो दोनों का एल सेम हो जाए, तो दोनों के जो ईएमएफ इंड्यूस्ड का नेचर है वो सेम रहेगा। क्लियर है? और सर हमेशा बैक ईएमएफ ही होता है। हमेशा बैक ईएमएफ, भाई लेंज ने बताया ना पूरा प्रूव करके कि हमेशा बैक ईएमएफ ही होगा। चाहिए तो चलो लिख देते हैं यार, आप लोग पूछ रहे हो तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं। सपोज ये इंडक्टर है और अगर इसमें करंट जा रही है आई करंट, तो नंबर वन इस तरीके से देख लेते हैं। नंबर वन, इफ करंट इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीज हो रही है मतलब डी आई बाई डी टी क्या होगा? चेंज इन करंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि करंट तो बढ़ रही है। और इफ करंट जो है डिक्रीज हो रही है तो ये जो चेंज है वो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव डी टी, वो नेगेटिव हो जाएगा।
तो इसका मतलब देखो कि अगर ये इंडक्टर में करंट इस तरफ से आ रही है तो मतलब इसका ईएमएफ समझ में आ रहा है कि अगर कंडक्टर में करंट इस तरफ आ रही है, ये ओरिजिनल करंट है, तो इसका मतलब अभी कॉज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमें अपोज करना पड़ेगा ना, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कम कराने का ट्राई करना पड़ेगा। तो एज पर द लेंज लॉ ये इंडक्टर में जो खुद का ईएमएफ आएगा वो किस टाइप का है, उल्टी करंट आएगी। अपोजिट करंट आएगा। तो आई करंट तो ये आ रही थी, ये एक बैक करंट यहाँ से दे देगा, आई डैश। समझ आया? और आई डैश कैसे निकालेंगे, आई डैश इट विल बी ई बैक बाई आर। ठीक है, ये बैटरी का ईएमएफ क्या है, ई बैक। और बैक ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं, अभी जस्ट हमने यहाँ पे निकाला, इसको नेम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। डन। सर इसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा? होगा यार, आइडियल है, नॉन आइडियल होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो टॉपिक और टफ होता जाएगा। क्लास 10th में हम इतनी चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं, बट ठीक है, ये मान लेते हैं आइडियल है तो ये होगा, और अगर नॉन आइडियल होती तो वो भी डिस्कस सर कर। फिर इसमें यानी सेल ही कहाँ है इंटरनल रेजिस्टेंस होने की? क्या? इसमें सेल कहाँ है इंटरनल रेजिस्टेंस होने की? नहीं नहीं नहीं, ये एक सेल की तरह बिहेव करेगा, यही तो है Okay. पॉइंट। ये एक हाइपोथेटिकल बैटरी है, रियल में थोड़े ना बैटरी होती है, हाँ ये रियल में थोड़े ना बैटरी बन गई, ये हाइपोथेटिकल। इतना अमाउंट का बैक करंट आ रहा है, इसका मतलब इतने अमाउंट की बैक में बैटरी लगी होगी, हाँ मतलब ओरिजिनली बैटरी आपने लगा के रखी है 50 वोल्ट की, और बैक ईएमएफ आ गया है 2 या 5 वोल्ट का, तो इसका मतलब मैंने इसे हटा के एक बैक बैटरी लगा दी इसमें, बस ये मत पर्पज है हमारा, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने के लिए। वो बस वो हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि इतना अपोजिट करंट आई तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ बैटरी, तभी तो हम ईएमएफ वर्ड यूज कर रहे हैं ना। और अगर हाँ नॉन आइडियल इंडक्टर है तो इसको हम फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे एक बैटरी प्लस एक इंटरनल रेजिस्टेंस में। अगर इसमें एल के साथ में आर भी दिया है तो ये बैक ईएमएफ आएगा और ये आर रेजिस्टर भी आएगा, उतना उसकी सर जरूरत। फिर आइडियल की सिचुएशन में आर कौन सा होता है, किसका होता है? वायर का है ना? किसी का आर नहीं होगा, यही मानेंगे कि वायर का आर जीरो है, यही तो आइडियल सिचुएशन है। रियल में कभी जीरो होगा क्या वायर का आर, थोड़ा तो रहेगा ही ना। पॉइंट समझा आपको, कि ये जो कॉइल मैं रैप कर रहा हूँ इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए आइडियली, मतलब रियल में, बट हम मान के चलते कि लेट से आइडियली बहुत कम है इसका, अभी करंट अगर कम हो रही है इसमें, सर तो फिर सेम डायरेक्शन में देगा? हाँ सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा वो उसको इंक्रीज करने के लिए, तो इसका मतलब इस बार बैटरी ये वाली टाइप की बन जाएगी। यार समझ आया? हाँ सर। सर हाँ, वो सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा, वो नहीं होगा। ये तो लेंज लॉ है ना बेटा, इट विल अपोज द कॉज। कॉज क्या है, करंट कम हो रही है, तो हमारा ये अपोजिट सिस्टम क्या करेगा, उस करंट को बढ़ाएगा। हाँ क्लियर है अभी? हाँ हाँ, मतलब इंड्यूस करंट। हाँ, इंड्यूस्ड करंट ही है ना ये। हाँ सर, समझा। तो इस तरीके से बेसिकली ये इंडक्टर जो है ईएमएफ स्टोर करने के काम में आ जाता है। ठीक है, स्टोर कैसे करता है, करंट आप बहुत सारी बढ़ा के जीरो कर दो, करंट थी 50 और फिर सडनली जीरो कर दो, हो गया ना चेंज, बहुत सारा चेंज हो गया, तो इसका मतलब आपने सर्किट क्लोज कर दिया, बट उस इंडक्टर के पास अभी भी एनर्जी सेव रह गई बैक ईएमएफ वाली। हाँ सर। समझ आया? तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी स्टोरर, और उसकी एनर्जी स्टोर के भी फॉर्मूले होते हैं, बट लेट से हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम वो डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चले तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि देखें कैसे यूज कर सकते हैं पोटेंशियल लिखने में इस सिस्टम का। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे यूज क्या है।
सेपरेट डायरेक्ट भी ईएमएफ पूछा जाता है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे इस पे, और एक सेपरेट भी सिचुएशन देख लेते हैं। ओके, तो यार देखो अभी इंडक्टर भी उसमें ऐड कर दिया है। सोचो अगर करंट नहीं चेंज होती तो इंडक्टर में ईएमएफ आता क्या? नहीं आता, फार्मूला ही पता है ना, ईएमएफ क्या, एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो ये तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, तो जीरो हो जाएगा, बट अभी है। तो रूल याद आ रहा है पोटेंशियल लिखने को? क्या रूल था? वी ए बी अगर हमें लिखना है, वी ए माइनस वी बी, बताएं। सर पहले अगर टर्मिनल जा रहा है तो फिर अगर पहले जो पॉजिटिव टर्मिनल पहले टर्मिनल आता है आएगा तो उसको फिर पॉजिटिव। वेरी पॉजिटिव। गुड, वेरी गुड। सो पॉजिटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव, तो अब मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं करंट में डिस्कस कर चुका हूँ कि जो प्लेट पहले मिलेगी उसका साइन रखो, तो क्या रखेंगे, +10। अच्छा, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस या माइनस? प्लस। प्लस, प्लस तो प्लस हो जाएगा आई इंटू आर। आई कितना है, 2 इंटू आर कितना है, 20। सो ये हो गया अपना आई आर टाइप का। फिर बैटरी का नेक्स्ट टर्मिनल नेगेटिव मिल गया। अब देखो इंडक्टर मिल गया, तो इंडक्टर का फॉर्मूला क्या है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्लियर? तो एल इंटू डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इसका मतलब देखिए ये हो जाएगा 10 प्लस 40 माइनस 30 माइनस एल कितना है, 10, और डी आई बाई डी टी कितना है, 1। तो ये 10 है, ये 1 है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 10 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, -10 वोल्ट। आया क्या नहीं समझ सर, में? 10 वोल्ट आएगा ना। सॉरी, +10 आएगा। समझ में आया सबको कैसे यूज करना है इसे सर्किट में? हाँ सर। ओके, गुड। चलो, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि सेल्फ इंडक्टेंस मतलब ओके। पोटेंशियल लॉसेस का रहता है ना वो। हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस समझ आया। हाँ सर। हाँ चलिए सर। नेक्स्ट टर्म। अब मैं इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन टर्म से पता चल रहा है कि अकेले का इंडक्शन चेंज नहीं, दूसरे वाले का चेंज। समझ आया? तो मतलब सोचो दो कॉइल पास पास रख दिया आपने, ठीक है, ये कॉइल नंबर 1 और ये कॉइल नंबर 2, और कॉइल नंबर 1 में लेट से करंट जा रही है, लेट से I1 करंट जा रही है। तो इसका मतलब इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगी, जो किससे पास हो रही होगी, कॉइल 2 कॉइल से। 2 से। ऑल्दो कॉइल 2 की कोई दिक्कत नहीं, कॉइल 2 बगल में रखा हुआ है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉइल 1 की वो डिस्टर्ब करेगी किसको, कॉइल 2 को। तो शुरू करते हैं, समझिएगा स्टेप। मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट समझाऊंगा। इफ करंट इन कॉइल 1 इज चेंज्ड, बताओ, अगर कॉइल 1 का करंट चेंज कर देंगे तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होगी, कॉइल 2 के वन, अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज जो होगी। I1 अगर आपने चेंज किया
अगर मैंने I1 चेंज किया तो इसका मतलब B of 1 passing through 2, magnetic field of 1 passing through 2, वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तभी स्टूडेंट डाउट ये पूछता है सर 1 का फिर क्या होगा, 1 में भी तो चेंज होगी। भाई 1 की भी तो फील्ड खुद की चेंज होगी ना, तो वो तो हम पढ़ चुके ना पीछे, वो क्या हो गया था प्रोसेस, सेल्फ इंडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में अकेले तो कोई रखा नहीं रहता, साथ में बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे मतलब पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी एक के वजह से उसके नियर बाई वाले में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन को जनरेट कर रहा है। मतलब देखो 2 वाला बेचारा ऐसे ही रखा था, बट 1 में हमने चेंज किया तो जो B1 पासिंग थ्रू 2 थी वो चेंज हो गई। क्लियर? सर डायरेक्शन के लिए वो लॉजिक अप्लाई करेंगे ना, इट ट्राइज टू हाँ अपोज वो द तो पॉजिटिव। रहेगा ही, वो तो प्रॉपर रहेगा ही हमारा। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ फ्लक्स पासिंग फ्रॉम 2, वो चेंज हो गया ना। सर तो फिर 2 में भी करंट जनरेट होगी। एग्जैक्टली, सो फ्लक्स पासिंग फ्रॉम कॉइल 2 वो चेंज हो जाएगा। तो अगर ये चेंज हो गया तो अब आ गया ना फैराडे लॉ, क्या कि यार अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो तुरंत एक ईएमएफ आ जाएगा उसके पास। सो ईएमएफ इज जनरेटेड इन 2, देन ईएमएफ इज जनरेटेड इन 2 इन कॉइल 2, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। क्यों? क्योंकि 1 में चेंज की वजह से अभी किसमें करंट आने लग गई है, 2 में। क्लियर? तो मुझे लगता है म्यूचुअल इंडक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन जो है तो वो भी ओके है, फॉर्मूला वही है क्या, फाई जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, करंट पे ही डिपेंड करेगा, बट कौन, 2 वाला डिपेंड करेगा 1 की करंट में, और 1 वाला डिपेंड करेगा 2 की करंट में। समझ आया? तो यहां पर हम L की जगह दूसरा सिंबल यूज कर लेते हैं M, और फ्लक्स ऑफ 2 डिपेंड करेगा करंट इन 1। करेक्ट है कि नहीं, बताएं। हाँ सर। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है, मतलब सिचुएशन ये भी लिख सकता हूँ दैट फ्लक्स इन 1 जो पास हो रहा है वो 2 वाली करंट से भी इम्पैक्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो M है ये हमारा बन जाता है क्या, तो कोएफिशिएंट। लेकिन फिर अगर 1 या फिर 2 में निकालेंगे तो ओवरऑल सिचुएशन देखनी पड़ेगी ना, हाँ वो सेल्फ ओवरऑल देखना इंडक्शन भी पड़ेगा, और हाँ म्यूचुअल। वो ओवरऑल देखना पड़ेगा। सर या सपोज अगर हमने फिर अभी आपने बोला कि पहले कॉइल में करंट चेंज किया तो फिर इट विल चेंज द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू 2 एंड इट विल इंड्यूस अ करंट। या तो फिर अगर वो चेंज हुआ तो सर फिर 1 में भी वापस चेंज होगा ना सर, हाँ फिर से 1 में भी चेंज होगा, करंट इंड्यूस तो हो सकता है। 1 के लिए बन जाएगा बैक ईएमएफ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। ये जो फ्लक्स चेंज वो हुआ भी इससे होगा ना बैक सर। ईएमएफ आएगा ना, और वो उसके लिए बैक ईएमएफ का काम करने लगेगा। आया समझ? तो इम्पैक्ट होगा, बट पॉइंट ये है कि हमारे सिलेबस में उतना पार्ट है नहीं कि हम अब उसका रिवर्स भी कैलकुलेट करें, एक और डिफरेंशिएशन लगा देंगे, पॉइंट कुछ और नहीं होगा। हाँ मतलब चेंज इन 2 में ड्यू टू चेंज चेंज इन 2 इन, के वजह से चेंज इन 1 भी आ जाएगा, यही म्यूचुअल का नेचर है, दोनों में एक दूसरे की वजह से चेंजेस आएंगे। ओके, अच्छा इसलिए म्यूचुअल कहते हैं उसे। इसीलिए म्यूचुअल कहते हैं। इसीलिए देखो मैंने M दोनों के लिए लिखा है, मतलब एक के वजह से नहीं होता है, M दोनों के वजह से होता है। सर ये मल्टीपल कॉइल्स के लिए भी वैलिड है ना, मतलब वो सबके लिए वैलिड है, कितने भी रख सकते हैं, कितने भी रख सकते हैं। और M की मैं खास बात बताऊं, जैसे मैंने वहां पर लिखा था ना, L किस पे डिपेंड करता था, ज्योमेट्रिक। तो ज्योमेट्री। हाँ, तो इसके लिए पहली बात तो है फाई आई पे तो डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री एंड मटेरियल, प्लस साथ में एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट आएगा, अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है। समझ आया ना क्यों? अगर सही से अरेंजमेंट नहीं होगा तो उनका म्यूचुअल
एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा ना क्लियर। हाँ सर समझा। सर मटेरियल क्यों? मटेरियल अभी बताया ना कि कॉइल के अंदर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे। फ्लक्स आ जाएगा। सर मुझे लगा मटेरियल ऑफ कॉइल से। नहीं, वायर नहीं, उसके अंदर क्या रखा हुआ है। वायर से फर्क पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो अदर इम्पैक्ट होंगे, तो आप दोनों वे में समझ सकते हैं। बट इस मटेरियल का मतलब होता है मटेरियल इनसाइड। सर और अरेंजमेंट कैसे चेंज? मटेरियल क्या, आप मटेरियल वर्ड भूल जाओ यार, मीडियम लिख दो। मीडियम से कंफ्यूज तो नहीं होगा ना कि इनसाइड मीडियम कैसा है। अच्छा, अरेंजमेंट कैसा देखें। अरेंजमेंट की वजह से ये m जीरो हो सकता है, सो m कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। l इक्वल टू जीरो नहीं लगाया था मैंने क्योंकि फिजिकल चीज है, बट अरेंजमेंट की वजह से इट कैन बी जीरो। कैसे देख लो यार, एक कॉइल ऐसी है और एक कॉइल ऐसी है, बताओ क्या कॉइल वन का फ्लक्स कॉइल टू को इम्पैक्ट करेगा क्या? नहीं। तो नहीं। बस सब कुछ है, सारी वैल्यूज ओके हैं, फिजिकल सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बट ड्यू टू अरेंजमेंट क्या सिचुएशन हो गई, क्या होगा कुछ म्यूचुअल इम्पैक्ट ही इंडक्टेंस? नहीं कर रहा। M0। हाँ m जीरो होगा, जाएगा ही नहीं ना, m जीरो हो जाएगा। इस टाइप का कुछ अगर अरेंजमेंट देखें, एक वायर है और कॉइल ऐसा 3D में इसके साथ, तो ये कॉइल नंबर इम्पैक्ट 1 है और ये कॉइल नंबर 2 है, बट हमें पता है कि इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रोटेटरी टाइप की होंगी ना, तो कट करेंगी क्या कुछ? नहीं। 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 तो अभी भी फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इनटू क्या होगा, जीरो। 0। यहाँ पे भी फ्लक्स इनटू क्या होगा, जीरो। तो सब कुछ है, मटेरियल है, सब है, सारा कुछ है, बट ड्यू टू अरेंजमेंट हम क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन में देखो, हम ज़्यादा फार्मूले या ईएमएफ या इस तरीके से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं सिंपल आपको यहाँ तक समझा दे रहा हूँ। क्लियर है कि अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्शन बिल्कुल हमें डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके हाँ। हाँ, चलिए तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जिसको हमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। जैसे हमने डीसी मोटर और ये सारी एसी मोटर ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, वैसे ही हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है ट्रांसफॉर्मर्स। और ट्रांसफॉर्मर्स बेटा मूवी का नाम नहीं है, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही हाँ है। सर। हाँ, देखे ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक सेकेंड रुके, मैं एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, बेटर रहेगा आपको समझने में। ओके, देखिए ट्रांसफॉर्मर्स क्या चीज़ है। ट्रांसफॉर्मर है ये बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है। ये क्या इंडक्शन है, एक कॉइल में कुछ चेंज होगा उसके वजह से दूसरे पे चेंज होगा, तो इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, इंडक्शन कब काम करेगा, जब क्या चेंज होगा, करंट चेंज होगी और फ्लक्स चेंज होगा, याद है। हाँ, सो फॉर एसी लगेगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। डीसी में ये काम में ही नहीं आएगा ना, फॉर चेंज ऑफ फ्लक्स, फॉर चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज इन करंट रिक्वायर्ड। हाँ Okay, so that's why it is used in AC. So सर, that's चेंज इन why, करंट मतलब साइन का भी चेंज हो सकता है। हाँ वैल्यू चेंज होगा ना, पहले +10 थी और अब जाके -10 हो गई, मतलब बीच में जीरो ही होगी ना। जेट चेंज कितना हुआ, 20 आया ना, फाइनल माइनस इनिशियल विद साइन रखेंगे ना, सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन AC, इन AC सर्किट्स। सर ये या ट्रांसफॉर्मर करता क्या है? बता रहे बेटा, बता रहे, जस्ट इट इज यूज्ड इन AC सर्किट्स। तो पहले मैंने दो काम देखे जो पीछे से रिलेटेड है, क्या म्यूचुअल इंडक्शन का काम करेगा और AC सर्किट में काम करेगा। अब देखो इसका काम क्या होता है, काम होता है कुछ इस तरीके से कि
देखो पावर तो कहीं नहीं जाएगी, अगर आपने कोई एनर्जी दी है तो एनर्जी तो वही रहेगी। लेट्स से 100 जूल एनर्जी यहाँ से आ रही है तो एनर्जी तो 100 जूल जाएगी। बट अगर आपको याद हो कि पावर का फार्मूला होता है V/I, याद है? हाँ सर। हाँ, तो अगर आइडियल सिचुएशन है और मैं लॉसेस नहीं कंसिडर कर रहा हूँ तो ये इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से पावर 10 है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि वोल्टेज 5 है और करंट 2 है। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये 2.5 है और ये 4 है। हाँ, करंट तो ज्यादा। देखो करंट ज़्यादा है, वोल्टेज हमने कम कर लिया, तो ये बैलेंस करने के लिए काम करता है। तो बेसिकली ये क्या काम करता है? वोल्टेज को अप डाउन करने के काम में आता है। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा किस काम में आता है। इट इज यूज्ड टू चेंज द पोटेंशियल, change the potential of AC करंट। ओके, मतलब अगर ट्रांसफार्मर देखें तो दो टाइप के होते हैं। अप और डाउन। हाँ, तो दो टाइप के क्या हो जाते हैं, एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप स्टेप डाउन। डाउन। स्टेप अप क्या करेगा? करंट इंक्रीज करेगा। बढ़ाएगा। करंट की बात कहाँ है, करंट बाद में, पोटेंशियल पोटेंशियल के काम में आता है। सो स्टेप अप मतलब पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। यानी करंट डिक्रीज होगी। एग्जैक्टली, पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा और ये पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। बट वी सर नो, एक सर्टेन वैल्यू से। हाँ वो आगे देखेंगे कि कैसे करेगा, अभी आगे देखेंगे वैल्यू। पहले फीलिंग बताते हैं काम क्या करने वाला है। तो वोल्टेज ये होगा, बट एनर्जी और पावर शुड बी कंजर्व्ड एज एनर्जी और पावर इन यूनिट टाइम। एनर्जी मतलब पावर इन अ टाइम, पावर फॉर एनी टाइम is conserved। और P इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, VI। तो अगर V बढ़ गया है देन करंट मस्ट डिक्रीज। क्लियर? सो इस केस में करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब देखो इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है कि जब हम वहाँ सर्किट में जनरेट करते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम करंट जनरेट करते हैं सोर्स पे, तो जो सोर्स होता है, सोर्स मतलब जो पावर हाउस है, पावर हाउस नहीं, और जो जनरेट करते हैं मतलब पावर प्लांट। तो वो कैसा जनरेट करता है, वो तो करंट जनरेट करता है ना। ठीक है, तो उसकी जो करंट होती है वो हाई होती है काफ़ी, और वोल्टेज क्या होता है, लो होता है। तो पावर प्लांट से जब हम वायर्स के थ्रू लेके आते हैं केबल्स, ये वायर तो बहुत छोटा वर्ड हो गया, केबल्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक केबल्स। तो उससे जब पावर हाउस तक आता है, जो सिटी के पास में होता है, तो वहां पर देखो कि अगर यहाँ पर करंट हाई होगा, इफ आई ज़्यादा है, सो लॉस जो होगा, हीट लॉस, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एच इज इक्वल टू आई का स्क्वायर करना है, वेरी हाई हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये सेटअप हम इस तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं, सोर्स के तुरंत बाद क्या यूज़ करते हैं, स्टेप अप अप ट्रांसफर। स्टेप अप। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेके आते हैं। तो वो क्या कर देता है, वो करंट हाई रहती है जब, करंट हाई है और V लो है, वो उसको कर देता है करंट को लो और वोल्टेज को हाई। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो केबल्स आती हैं, आपने वर्ड सुना होगा, जो हमारे घर में करंट आती है वो क्या होती है, 220 वोल्ट होती है।
सुना है? हाँ हाँ सर। और अगर आपकी जो कम्युनिटी होती है, आपने देखा होगा कि उनके बाहर एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर रखा होता है, हाँ ऐसे ग्रे कलर ठीक है, बड़ा सा ट्रांसफार्मर रखा होता है। वो क्या करता है, वो 440 वोल्ट लेता है और वो कन्वर्ट करके आपको 220 वोल्ट में देता है। उससे पहले पावर हाउस क्या करता है, आपने देखी होगी कि सिटी के बाहर जो केबल्स होंगी वो नियरली 11,000 वोल्ट की होती हैं, हाँ, और वो ट्रेन्स वगैरह में यूज। सिटी के पास वाली, और इससे बाहर जो एकदम सिटी के बाहर आपने देखा होगा ऐसे ऐसा टावर टाइप के बने रहते हैं और उन पे ऐसे केबल्स जा रही होती हाँ हैं, सर। हाँ वो सर। वो 1 लाख वोल्ट के होते हैं, ठीक है। तो इतनी करंट कम कर देते हैं कि लॉसेस बहुत ही कम हो। तो अब मैं इतना टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ, वो हमारा ट्रांसमिशन हमारा पार्ट ही नहीं है। हम सीधी बात करते हैं कि एक स्टेप अप रखाया और फिर ट्रांसमिट कर दिया हमने उसे, और वो करंट आ गई कहाँ पे, पावर हाउस में। बट पावर हाउस तो हाई वोल्टेज लोड नहीं ले पाएगा ना, तो वहाँ पे तुरंत एक क्या लगा देते हैं, स्टेप डाउन, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हाउस होल्ड। क्लियर? पॉइंट समझ में आया कि क्या सिचुएशन हुई? हाँ, तो फिर से हमने उसमें क्या किया, बैलेंस किया। ऐसा नहीं कि करंट को बहुत हाई कर देते हैं, सो मैनेज करते हैं इस तरीके से, करंट को इंक्रीज करते हैं, इसलिए वोल्टेज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और बैलेंस हो जाता है। ये ट्रांसमिशन है एक सिटी से दूसरे सिटी में। तो जो ट्रांसमिशन में होती है वो नियरली 1 लाख वोल्टेज वाली रहती है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का काम था। अब देखें ये ऐसा करता कैसे है, कैसे करता है म्यूचुअल इंडक्शन में। म्यूचुअल इंडक्शन में मतलब कैसे करता है, इस फिगर को फिर एक बार हम यहाँ पे कॉपी कर लें और बेटर यहाँ पे समझा देते हैं। एक्चुअल ट्रांसफार्मर आपने देखा है, ये हम उसके इनसाइड की चीज बता रहे हैं। हाँ सर, यानी रोड के साइड में भी होता है कभी। हाँ, जो रोड के साइड में होता है हम उसी वाले की बात कर रहे थे। सब लोगों ने देखा है वो रोड के साइड वाला ट्रांसफार्मर? सर आप उसका ऐसे इमेज वगैरह दिखाएंगे तो। ठीक है, ये सही लग रहा है मुझे भी। उसका इमेज दिखाते हैं, एक मिनट रुके, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। ओके, तो स्क्रीन दिख रही है क्रोम? दिख रहा है ये सेटअप राइट माउस में? हाँ सर। ये एक्चुअल ट्रांसफार्मर है। आपको हाउस होल्ड कम्युनिटी के बाहर आप लोग के रोड के साइड पे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे इस टाइप के। हाँ सर, देखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, वोल्टेज अप डाउन करने का काम आता है, रेगुलेट करने का काम आता है। अपने ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स में रहते हैं जिनका खुद का इलेक्ट्रिक सोर्स रहता है, तो ये कन्वर्ट होते हैं। तो आप इस पे दो फिगर अगर देखें, अगर 2 पॉइंट्स हम देखें यहाँ पर, सो आप उसमें ये चीज देखेंगे कि ये जो है पोर्शन, ये 2 मेजर कॉइल्स हैं। यहाँ पे इनपुट आता है, यहाँ से आउटपुट जाता है। ठीक है, आप सारे उसमें देख सकते हैं, किसी भी इसमें देखेंगे तो आपको 2 कॉइल्स आपको मेन दिखेंगी मेजर, एक इनपुट लेगी और एक आउटपुट लेगी। क्लियर? अब हम वही डिस्कस करने वाले, वो इनपुट आउटपुट कैसा रहेगा। ओके है सबको? हाँ सर। हाँ सर। और उसमें लैमिनेटेड आयरन कोर बोला था, तो लैमिनेटेड हाँ, वो देखते हैं, अभी बता रहे हैं लैमिनेटेड क्यों करते हैं, क्या क्या उन सब का पर्पस देख लेते हैं। सो देखें,
सर आप म्यूट हो। या सो देखें यार, इसमें देख लेते हैं फिगर में कि आप देखें यहाँ पर ये जो कॉइल होती है ये हमारी बन जाती है प्राइमरी कॉइल और ये बन जाती है सेकेंडरी कॉइल, बिकॉज यहाँ पे आउटपुट होता है। ये पी और एस वर्ड इसी को डिनोट कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को। अभी मैं नीचे एक फिगर बनाने वाला हूँ और ये लैमिनेटेड आयरन कोर है जो क्या काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में इसकी बात करता हूँ, स्ट्रक्चर एंड इसका पूरा प्रोसेस कि क्या काम होता है एक्चुअली। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे हमने एक सोलेनॉइड कॉइल ले ली। हमने क्या ले ली? कॉइल। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, ठीक। यहाँ पे हम क्या देंगे? इनपुट देंगे कि लेट से हमने इनपुट दिया। अच्छा, सोचो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, लेट से 1, एनपी हम बोलेंगे। सो लेट से नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? लेट से एनपी है। ओके, अब सोचो आपने यहाँ पर रख दिया दूसरा कॉइल, यहाँ पर आप लेने वाले हो आउटपुट, ठीक है। ये हो गया हमारा वी आउट, इसे हम बोल रहे हैं सेकेंडरी कॉइल। फिगर देखें, फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी कॉइल बना दी। अब बताओ क्या म्यूचुअल इंडक्शन होगा यहाँ पे अभी? हाँ हाँ सर होगा। अरे सोलेनॉइड के यहाँ पर बी का क्या होता है? अरे हाँ सोलेनॉइड नहीं, नहीं होगा ना, नहीं हो पाएगा। हाँ, तो मतलब ये है बस कि प्राइमरी ए में हाँ, दोनों में बैक बस ईएमएफ जाएगा, होगा। म्यूचुअल इंडक्शन हो ही नहीं पाएगा। मतलब कि हमने जो सीखा है इंडस्ट्रियल डिजाइन उससे बहुत अलग होने वाला है। क्या? कि इंडस्ट्रियल डिजाइन में आप इसका फ्लक्स इसके पास पहुंचा ही नहीं पाओगे। तो एक मेथड होता है क्या? एक ऐसा मटेरियल जो फ्लक्स ट्रांसमिट कर सकता है। और आपको पता है क्या? मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन, वो क्या कर सकता है? फ्लक्स को यानी मैग्नेटिक फील्ड को पहुंचा सकता है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था वाई द फिगर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, कुछ एन एस है, एस मतलब सेकेंडरी। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? आपका मैग्नेट। और वो मैग्नेट क्या करता है? ट्रांसमिट करता है हमारे फ्लक्स को। सर वो आयरन भी हो सकता है ना बस? हाँ, आयरन ही हो सकता है, मैग्नेट नहीं यूज करते ऐसे सो कॉल्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है ना हमें। तो ये सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। पता है ना सॉफ्ट आयरन क्यों? क्योंकि अगर हाँ, प्रॉपर स्टील यूज करेंगे रिटेंटिविटी तो कम होती है। हाँ मैग्नेट ही बन जाएगा वो, फिर वो परमानेंट काम करता रहेगा विदाउट इवन लाइट ऑन भी नहीं है। तो ये रहता है सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक। तो ये सिचुएशन हो गई। तो इसका मतलब फ्लक्स ट्रांसमिट करने के काम में आता है। किस काम में आता है? फ्लक्स ट्रांसमिट। अब ये म्यूचुअली क्या हो गए? कंबाइंड हो गए, ठीक है। तो इसका सिंबल भी यूज करते हैं। सिंबल क्या होता है ट्रांसफार्मर का? सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर जो बनता है, सिंबल होता है वो इस टाइप का, और ऐसे दो प्लेट बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि बस ये म्यूचुअली इंटरलिंक हैं, ऐसा ओपन नहीं है। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। ओके, हाँ। तो ये बेसिकली उनके कोर को ही रिप्रेजेंट करता है कि वो कपलिंग कैसे होगी। अब मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। ये बताओ इसका फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? कितने टर्न्स हैं? हाँ, और इसका फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? इस पे टर्न कितने ज्यादा हैं। तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, ईएमएफ, वो तो डिपेंड करता है कि किसमें कितने टर्न है। ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर? उतनी टाइम्स हम करंट कंसिडर करते हैं ना, जितना ज्यादा टर्न्स होंगे मतलब उतने सारे लूप्स हैं। तो अब आप समझ गए ना, यहाँ पे टर्न कम थे तो यहाँ पे पोटेंशियल कम था, और यहाँ पे टर्न हो गए ज्यादा तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जिससे हम इसके इसको कंसिडर करते हैं पूरा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से बोलूंगा ईएमएफ इन अपॉन ईएमएफ आउट, या फिर वोल्टेज आप लिख सकते हो, वोल्टेज इन और वोल्टेज आउट
किस पे डिपेंड करेगा? सीधा n पर, n प्राइमरी का और n सेकेंडरी का। तो अगर सेकेंडरी में कॉइल ज्यादा है तो वो कैसा ट्रांसफार्मर हो जाएगा? सर डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न से Step up किस पे transfer. डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स पे, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा ना, करंट एंड ऑल। सो इफ n प्राइमरी इज ग्रेटर देन n सेकेंडरी, Step down transformer. तो या एग्जैक्टली गुड। सो ये क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन। और अगर ns सेकेंडरी वाला ज्यादा है तो स्टेप अप। स्टेप अप हो गया। Step up transfer. समझ आया क्या भाई ट्रांसफार्मर? हाँ सर. ओके सर पर गुड। ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा नंबर ऑफ टर्न? नंबर ऑफ टर्न्स पे, क्योंकि बाकी I और सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है ना कि L और M और di/dt पे डिपेंड करता है, और हाँ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। सो M तो दोनों का मिला के कंसिडर किया जाता है ना, म्यूचुअल। M1/M2 थोड़े ना होगा। समझ आया? M क्या है? दोनों का म्यूचुअल है, तो M क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाने वाला है। ओके हाँ अच्छा, करंट का लेंगे तो करंट का इन्वर्स होगा, I इनपुट अपॉन I आउटपुट। क्या रेशियो आएगा? उल्टा रेशियो आएगा। समझ आया? सर क्यों? सर मुझे भी नहीं समझ में आया। एक सेकेंड देखें। बिकॉज हाँ वो पावर इज वोल्टेज कांस्टेंट। इज इनडायरेक्टली सॉरी एग्जैक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। पावर इज कांस्टेंट मतलब P इज इक्वल टू VI। सो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। हाँ क्लियर? तो अभी हमें पता है इफ अगर हम वोल्टेज के लिए बोल रहे हैं कि वोल्टेज जो है डायरेक्ट डिपेंड करता है, तो करंट किस पे डिपेंड करेगी? उल्टा होगी। देन सो इफ voltage in primary upon voltage in secondary is directly proportional to NP and NS, तो ये क्या होगा? उल्टा होगा। डन। अच्छा ये बताओ, रियल में कभी होगा क्या कि पावर पूरी कंप्लीट है? थोड़ी थोड़ी हीट लॉस और Heat बहुत सारे losses. लॉस होगा ही ना। हाँ ठीक है, सो मैं यहाँ पर सिचुएशन मानता हूँ आइडियली आइडियली क्या होता है? पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट। क्लियर? बट इन रियल there are some losses। क्लियर? और वो लॉसेस किस किस टाइप के हो सकते हैं देखें। तो नंबर 1 वो लॉसेस देखेंगे सब। तो ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है लॉसेस। नंबर 1 एडी करंट लॉसेस। कैसे? ये बताओ किसमें किसके वजह से होने वाला है एडी करंट लॉसेस? कोर के वजह से। उस कोर में एडी करंट्स आ जाएंगी ना, वो जो हमने कोर कनेक्ट किया है। तो ये लॉस कहाँ होने वाला है? आयरन कोर में। उसके बाद एक लॉस होगा हिस्टेरेसिस लॉस। ये लॉस कहाँ होगा? ये भी आयरन कोर में होगा। क्यों? क्योंकि वो वापस एकदम जीरो पे नहीं आता ना, थोड़ा तो रिटेंटिविटी रह ही जाती है ना। थर्ड लॉस होगा हीट लॉस इन कॉइल्स। सर क्या? सेकंड वाला हिस्टेरेसिस लॉसेस मतलब क्या? अरे वो फिगर आपको याद नहीं? लोडिंग मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन समझाया था। हाँ रिटेंटिविटी। हाँ तो बड़ा बताया था रिटेन। ना कि ये जो एरिया है ये लॉस ही है उसका। इतनी एनर्जी लॉस हो जाती है ना मैग्नेटाइज करने के बाद। ओके अच्छा, हीट लॉस इन कॉइल
मतलब वो जो प्राइमरी सेकेंडरी है वो भी तो कॉइल ही होगी ना, तो आइडियल तो नहीं हो सकती ना, उसका रेजिस्टेंस भी होगा ना। समझ आया? तो हीट हाँ लॉस सर। इन कॉइल ये किस पे रिलेटेड है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। कोई डाउट सर इसमें? म्यूचुअल इंडक्टेंस में एम क्या होता है आपने बताया? कोएफिशिएंशियल इंडक्टेंस सिर्फ उनको रिलेट करने वाला मल्टीप्लायर जो उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ठीक है? एक कांस्टेंट टाइप भी बोल सकते हैं ना? हाँ कांस्टेंट टाइप, कांस्टेंट ही है वो। अच्छा तो फ्लक्स फ्लक्स, लीकेज मतलब सर पूरा फ्लक्स उस तक नहीं पहुंच पाता ना? पहुंच पाता, बताओगे क्यों नहीं पहुंच पाता? हमने तो अच्छे से आयरन कोर लगा के रखी है। क्योंकि आपको याद हो मैंने कहा था कि सोलेनॉइड के बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो नहीं होती, नियरली जीरो होती है। हाँ। तो हमने बाहर थोड़े ना आयरन कोर लगा के रखा है, अंदर से फिट किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो बाहर लॉस हो ही रहा होगा। वो क्या बन जाता है हमारा? फ्लक्स लीकेज। भाई सारे टाइप के लॉसेस समझ आए कि नहीं? हाँ सर समझ। हाँ सर। ओके। अच्छा एक चीज और, आपने ये नोटिस किया होगा वहां पे लिखा था लैमिनेटेड आयरन कोर। हम्म। पता है लैमिनेटेड क्यों लिखा हुआ था? एक फिगर के थ्रू समझाते हैं आपको। देखिए, अगर हम, आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई ट्रांसफार्मर देखा होगा तो आपने कई बार ऐसे देखे होंगे जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं। आपने, वो मैंने बहुत बड़ा कमर्शियल ट्रांसफार्मर बताया था, आपको छोटे से ट्रांसफार्मर्स भी मिल सकते हैं ऐसे ई शेप के, मेटेलिक प्लेट रहती हैं और बहुत सारी प्लेट एक साथ बाउंडेड रहती हैं। अगर आपने कहीं किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास देखा होगा कि ऐसे बहुत सारी प्लेट होती हैं, तो वो जो आयरन कोर होता है वो एक ही कोर नहीं होता है, वो क्या होती हैं? बहुत सारी प्लेट्स होती हैं ऐसे। तो ये सेक्शन वाइज होती हैं वो प्लेट्स, एक पूरा कोर क्यों नहीं होता है? ये मैं एक अलग टाइप का रीजन बता रहा हूँ। क्या कि वो जो हम कोर यूज करते हैं वो लैमिनेटेड क्यों रखी जाती है? लैमिनेटेड रखी जाती है कि फ्लक्स लीकेज कम हो। समझ आया? लैमिनेटेड क्यों रखी जाती है? कि जो बाहर फ्लक्स जाने वाला है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक। और सेट में क्यों रखी जाती है, पूरा फुल क्यों नहीं रखी जाती है? ठीक। तो वो फुल ना रखने का रीजन क्या है? ये कि जब पूरे में एडी करंट आएगी तो बहुत सारी एडी करंट्स जनरेट होने वाली है इस पूरे एरिया में। ओके। बट जब आपने छोटे छोटे लूप्स बना दिए होंगे तो बहुत ही वीक एडी करंट डेवलप होगी। और अच्छी बात अगर आप ये वाले सेक्शंस में देखेंगे तो उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो कैंसिल आउट कर देने वाली हैं, एटलीस्ट इस सेक्शन में। तो आपको जो एडी करंट मिलती है वो सिर्फ एक मिलती है, मतलब एक ऐसा वर्ड यूज नहीं करते हैं, सिर्फ एक आउटर वाली मिलती है मेन। इनर वाली सारी क्या हो जाती हैं? कैंसिल हो जाती हैं अलग अलग पीसेस को लेने की वजह से। ठीक है? हाँ सर। तो इस केस में लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, एडी करंट लॉसेस आर मोर। तो ये केस में एडी करंट लॉसेस आर मोर। तो एडी करंट लॉसेस आर मोर, और जबकि इस केस में क्या है? लेस। समझ आया क्यों? क्योंकि कैंसिल हो जाती हैं, सिर्फ एक आउटर मेन वाली बचेगी, बाकी मिडिल वाली सारी क्या होंगी? कैंसिल हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का था। ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला समझ में आया कि कैसे यूज कर सकते हैं?
अभी एग्जांपल ऐसा देने का कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अगर ऐसा एग्जांपल दूं कि लेट्स से एक ट्रांसफार्मर है, वो 30 किलोवाट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। पावर इनपुट क्लियर विद 500 volts. Find the output current if coil ratio and primary to secondary is, let's say 5:1 or 1:5. Consider no losses. पहले बताओ किस टाइप का ट्रांसफार्मर है, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर बताएं। सर स्टेप अप ट्रांसफर। देखो सेकेंडरी के बहुत ज़्यादा हैं, क्लियर, Step एंड सेकेंडरी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एंड स्टेप अप। प्राइमरी, मतलब क्या है, स्टेप अप। डन। अच्छा, पावर दिए, वोल्टेज पता है, क्या निकालेंगे, करंट। current. तो पावर इन प्राइमरी गिवन है 30,000, वोल्टेज इन प्राइमरी गिवन है 500, सो करंट इन प्राइमरी कितनी हो जाएगी, P/V, क्लियर। सो कितनी आ जाएगी 60 एम्पियर। तो अभी यूज कर लो क्या, पावर पोटेंशियल इन प्राइमरी अपॉन पोटेंशियल इन सेकेंडरी होगा, सर 300 होगा। हाँ एक सेकेंड देख लेते हैं। तो ये आया रेशियो, सो ये आ गया कितना 500 डिवाइडेड बाई VS हमें नहीं पता 1/5, सो इसका मतलब VS कितना है, सर इससे अच्छा करंट से निकाल सकते हैं ना, करंट से करंट अभी निकाल सकते हैं, निकाल मैं दिया। जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, कि इन केस अगर वोल्ट्स भी निकालना है तो वोल्ट्स यूज कर सकते हैं, हम ये जानते हैं टाइप में ये यूज कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में हमसे करंट पूछा है तो हम सिर्फ करंट भी आंसर कर सकते हैं। कैसे, प्राइमरी और सेकेंडरी इज एन सेकेंडरी, या फिर उल्टा कर लेते हैं, करंट इन सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी विल बी प्राइमरी ओवर एन इन सेकेंडरी। एन आई सेकेंडरी ओवर प्राइमरी में करंट कितनी है 60 इज इक्वल टू 1/5, 12। सो क्या आ जाएगा आई इन सेकेंडरी 30 ampere. So it 12। 12 ampere. डन। हाँ ठीक है, तो मुझे लग रहा है आई गेस आप लोग को ट्रांसफार्मर भी समझ में आ गया। तो आज काफ़ी चीज़ें नहीं समझी हमने, यहाँ से हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म होता है। संडे को हम ट्राई करेंगे कि प्रैक्टिस शीट डिस्कस कर लें। ओके हाँ ओके एवरीवन, ओके देन, बाय बाय एवरीवन। हाँ सर। और बाय ये सर। लेक्चर एक बार रिवाइज करना, पूरा नया है आप लोग के लिए, सर रिवाइज करोगे तो बहुत ट्रांसफार्मर कुछ का समझ- क्विक रिव्यू कीजिए ना एक बार फिर। किसका, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, हाँ ओके। यार आप वीडियो देख लोगे क्या एक बार, मतलब रिवाइज में मैंने सारे पॉइंट्स बहुत स्टेप ओके से सर। समझा, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप एक बार देखो वीडियो, अगर डाउट रहता है तो फिर से पूछ लीजिएगा कुछ भी, हाँ ओके सर। ओके। और यहाँ पे ये जो स्मॉल ई है ये EMF है, ठीक है, उन्होंने स्मॉल ई यूज़ कर लिया है तो चलेगा, ठीक है। सर हाँ दिया है डिफरेंशिएशन तब करेंगे जब फंक्शन दिया है, अदरवाइज नॉर्मली डिवाइड ही करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल डिवाइड, बिल्कुल, फंक्शन बहुत रेयर ही देगा आपको, हमेशा जो है वैल्यूज ही देगा, तो तुरंत कर सकते हैं। मैंने बताया था नहीं ना तो कि डायरेक्ट डेल्टा हाँ, आई बाई टी से ले ये सकते हैं। ये साइन का फंक्शन देगा, ये टफ है, उसकी जगह वो दे देगा कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे -10 है, और ये दोनों का टाइम दे देगा, समझ आया, तो डिफरेंस आ जाएगा 20 और टाइम निकाल देंगे, हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके देन, बाय बाय एवरीवन, बाय सर। थैंक यू सर। या बाय बाय।